हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं 2020 सितंबर का सेट ए। तो उसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें पहले डायरेक्शंस आपके सामने आते हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चीजें कर देते हैं और कहीं ना कहीं चीजें मेंटेन रखनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन को शुरू करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाली चीज अगर हम दोबारा पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई आराम से संभल के क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। चलिए, फिर ये डायरेक्शंस आपके सामने होते हैं। देन वी स्विच टू पहला पार्ट ऑफ दिस पेपर। पहला पार्ट शुरुआत करता है कॉम्प्रिहेंशन से। यार देखो, शुरुआत में ही अगर मुश्किल क्वेश्चंस आ जाएं सामने तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये लगता है कि चलो पहले सारी मुश्किलों को देख लेते हैं, उसके बाद में चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रिहेंशन पहले आपके सामने है, उसके बाद में फिर आपके सामने थोड़े इजी इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन के डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करते हैं और फिर देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस क्या है। तो डायरेक्शंस कह रहा है, इन दिस सेक्शन यू हैव टू शॉर्ट पैसेजेस। आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन द पैसेज। अब यहां पे हर बार हम डिस्कस करते हैं कि आइटम्स का मतलब यहां पे क्वेश्चन से है। आइटम्स हो गए यहां पे क्वेश्चंस, ठीक है। आपको एक पैसेज दिया गया है, पहले आपको वो पैसेज पढ़ना है, फॉलोड बाय जो क्वेश्चंस है उसको आपको देखना है। पैसेज में ही जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे हम इनको आंसर करते हैं। आगे कह रहा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द आइटम्स बेस्ड ऑन देम। यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट योर आंसर्स बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एंड ओपिनियंस ऑफ द ऑथर ओनली। ठीक है, अब यहां पे बात यह है कि आपको पैसेज के हिसाब से ही चीजें आंसर करनी है। आपको कोई आंसर ठीक लग रहा है तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हो जब तक पैसेज भी वही सेम बात नहीं कह रहा हो। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम आगे पैसेज नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखिए, पैसेज नंबर 1 कह रहा है, पोस्ट कॉलोनियल कल्चरल एनालिसिस हैज बीन कंसर्न्ड विद द इलैबोरेशन ऑफ theoretical structures that contest the previous dominant western ways of seeing things। colonial cultures के बाद में जो एनालिसिस हुआ, जब हम कॉलोनाइज्ड हुए थे उसके बाद में जो एनालिसिस हुए, उनके बाद उन कॉलोनियलिज्म को फ्री होने के बाद में जो एनालिसिस हुए, उनसे ये पता चला कि जो भी स्ट्रक्चर्स है उसमें डोमिनेंट क्या चीज हो रही है, वेस्टर्न कल्चर्स जो चीजों को देखने के वेस्टर्न नजरिए हो गए थे, वो चीज अभी हमें प्रोमिनेंटली दिख रही है। अ सिंपल एनालॉजी वुड बी विथ फेमिनिज्म व्हिच हैज इन्वॉल्व्ड अ comparable kind of project। There was a time when any book you might read, any speech you might hear, any film that you saw was always told from the point of view of male। ठीक है, अभी तक क्या हुआ था मतलब पहले की बात करी जा रही है। अ सिंपल एनालॉजी वुड बी विद फेमिनिज्म। फेमिनिज्म को के कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज को देख रहे हैं जरा सा कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में कैसे चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है बेटा, तो कह रहा है व्हिच हैज इन्वॉल्व्ड अ कंपेरेबल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। अब यहां पे कंपैरिजन दिख रहा है, फेमिनिज्म वाले कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन क्या दिख रहा है, देखो। देयर वाज अ टाइम, एक समय था कि जब भी कोई भी बुक आप पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो, कोई स्पीच आप सुनो, कोई भी फिल्म जो आप देखो, वो हमेशा मेल के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती थी। और इंग्लिश में भी अभी भी बहुत हद तक यही होता है। जैसे मान लो कोई आपने इनडेफिनेट प्रोनाउन लिखा, जैसे एनीबडी, एवरीबडी या समबडी, उसमें हम ऐसे ही लिखते हैं, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर विद हिज फीट, विद हिज फिंगर, है ना, विद हर फिंगर नहीं बोलते हैं। रीजन यही है कि हम इसको थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी से देखते हैं, इसमें फेमिनिज्म वाला अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं आ पाया है। इस चीज के लिए सीबीएसई में काफी बवाल भी हुआ था, बट फिलहाल अभी हमारे पास एक पैसेज वाला बवाल है। सो लेट्स गेट टू दिस। द वुमेन वाज देयर बट शी वाज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट नेवर अ सब्जेक्ट। अब वुमेन हमेशा वहां, हमेशा से वुमेन भी रही है, ऐसा नहीं है कि पहले वुमेन ही नहीं थी तभी मेल वाले कॉन्टेक्स्ट में देखा गया था। तो वुमेन हमेशा से थी, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह थी, कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं आ पाई, मतलब कभी भी एज अ अपब्रिंगिंग थिंग नहीं आ पाई। वो चीज क्या हो गया था, हमेशा से दबाए जाने वाली चीजों में वो चल रही थी। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल इसी एनालिसिस पे हम पहुंचे हैं। सो शी वाज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन पाई। अब देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो सिर्फ रखी हुई है, जब जरूरत पड़ रही है तो उसको यूज कर ले रहे हैं, उसका कोई कंसिडर नहीं कर रहा है उस चीज को। और सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी चीज जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहां पे ये चीज जो फीमेल्स के साथ हुई है, उस पर्सपेक्टिव में क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, या फिर मेल ओरिएंटेड सोसाइटी हमें देखने को मिल रही है। फ्रॉम व्हाट यू वुड रीड और द फिल्म्स यू वुड सी,
अब चाहे जो भी चीजें आप पढ़ोगे, चाहे कोई भी चीज आपने पढ़ी होती, चाहे आप कोई भी मूवी देख रहे हो यार, कोई सी भी मूवी देख लो, उसमें मेल डोमिनेंसी हमेशा दिख रही है। द वुमेन वाज ऑलवेज वन हु वाज लुक्ड एट, है ना, हमेशा से वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें देखी जाती थी। शी वॉज नेवर द ऑब्जर्विंग आई। फॉर सेंचुरीज इट वॉज अज्यूम्ड दैट वुमेन वर लेस इंटेलिजेंट दैन मेन एंड that they did not merit the same degree of education। अब देखो यहां पे ये चीज बड़ी स्ट्रांग बोली जा रही है। अब ये कह रहा है she was never the observing eye। अब हमेशा से विमेन को ऐसा समझा गया कि अरे नहीं, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो आप? अगर कहीं पे मेल और फीमेल्स हैं, सपोज 10 मेल और 10 फीमेल, तो ऐसा माना जाएगा कि 10 मेल ही हैं, वो जो 10 फीमेल है उन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सोचो इतना इग्नोरेंस चल रहा है अभी तक फिलहाल। फॉर सेंचुरीज इट वाज अज्यूम्ड दैट वुमेन वर लेस इंटेलिजेंट। सेंचुरीज तक मतलब एक सेंचुरी में 100 साल होता है, आप समझो। सेंचुरीज मतलब कई सारी सेंचुरी में यह समझा जा रहा है कि जो वुमेन है वो लेस इंटेलिजेंट है मेन से, जो मेल है उनसे कम इंटेलिजेंट कौन है? फीमेल्स है, ऐसा समझा जा रहा है। एंड दैट दे डिड नॉट मेरिट द सेम डिग्री ऑफ एजुकेशन, और इस वजह से उनको उतनी एजुकेशन भी नहीं दी जा रही थी। अभी भी बहुत जगह ऐसी है जहां पे, मतलब ऐसे बहुत पिछड़े गांव हैं जहां पे ऐसा माना जाता है कि नहीं, लड़की ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको कम ही पढ़ाओ, जल्दी से उसकी शादी कर दो, बस हो गया काम हमारा। तो ऐसा बहुत पेरेंट्स भी सोचते हैं और ऐसा लोग भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। They were not allowed a vote in the political system। सबसे बढ़िया चीज यहां पे देखो क्या लिखी हुई है, इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या लिखी हुई है। मतलब ऐसा आपको लग भी सकता है कि नहीं, ऐसा बस बोला जा रहा है। देखो, उनको वोट करना अलाउ नहीं था। They were not allowed to vote। अब देखो, एक वोट तक नहीं उनसे करने दिया जा रहा है। आप समझ रहे हो, अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखने दिया जा रहा है। तो इससे बुरी चीज और क्या ही हो सकती है। They were not allowed a vote in the political system. By the time token, any kind of knowledge developed by women was regarded as non-serious, trivial, gossip, or alternatively as knowledge that had been discredited by science। है ना? अभी देखो यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है, such as superstition और traditional practices of childbirth और healing। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां पे एक भयंकर चीज का एग्जाम्पल और दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी चीज, पहले तो इनको वोट नहीं दिया जाने जा रहा था, ठीक है, वोट नहीं दे सकते आप। उसके बाद में पॉलिटिकल सिस्टम तो ये था। अब उसी टाइम पे कोई भी नॉलेज अगर फीमेल लेके आई, मतलब अगर फीमेल ने कोई चीज को डिस्कवर किया या कोई चीज इन्वेंट किया, अब क्या कह रहे हैं उसको, बाय वुमेन वाज रिगार्डेड एज अ नॉन सीरियस ट्रिवियल गॉसिप। नॉन सीरियस मतलब सीरियस नहीं है, ट्रिवियल मतलब फालतू का है, गॉसिप की तरह ले रहे थे उसको। कह रहे हाँ ठीक है, कोई चीज अगर इन्वेंट करी है उसका आपस में हंसी मजाक करा के खत्म कर दिया, बस उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। देखो कैसी बात हो रही है। और ऑल्टरनेटिवली एज नॉलेज दैट हैड बीन डिस्क्रेडिटेड बाय साइंस, और ऐसी बात मानते थे उसको जिसको साइंस ने डिसअप्रूव कर दिया हो या उसको माना नहीं गया हो, ठीक है, सच एज सुपरस्टिशन और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ और हीलिंग, है ना। तो इस तरीके से उसको ऐसे करके डिस्कार्ड कर दिया जाता था कि नहीं भाई, ये फीमेल्स लेके आई हैं, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नॉन सीरियस है, साइंस भी इसको नहीं मानता है। तो ऐसा कहा जा रहा था यहां पे। All these attitudes were part of a larger system in which women were dominated, exploited and physically abused by men। अब ये सब चीजें, ये सब जो बुरी चीजें भी आपने देखी हैं, पढ़ी हैं, ये सब चीजें क्या था, ये सारा एटीट्यूड किस पार्ट का था? एक बड़े पार्ट का सिस्टम था। मतलब आप समझ रहे हो, बहुत सारा पार्ट या ऑलमोस्ट सारा पार्ट इसी चीज पे चलता था, ठीक है। इन विच वुमेन वर डोमिनेटेड, वुमेन वर डोमिनेटेड का मतलब है मेल्स ऊपर और फीमेल्स को हमेशा दबा के रखते थे, कि मतलब ये ज्यादा बोल ना पाए, ज्यादा एजुकेशन ना ले पाए, आवाज ना उठा पाए, ये वाला सिस्टम था। एक्सप्लॉइटेड मतलब हमेशा एक्सप्लॉइटेशन तो होता ही था। एंड फिजिकली अब्यूज्ड बाय मेन, और ये चीज भी आपने बहुत हद तक सुनी होगी, है ना, मेन यूज्ड टू फिजिकली अब्यूज वुमेन। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी भैया। slowly but increasingly from the end of the 18th century feminists began to contest this situation। अब यहाँ पे 18th century के स्टार्टिंग से, मतलब जब 18th century थी तब इस चीज पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देने जाने लगा। the more they contested it, the more it became increasingly obvious that these attitudes extended into the whole of the culture, social relations, politics, law, medicine, the arts, popular and academic knowledge। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा वो कंटेस्ट कर रही थी, कंटेस्ट का मतलब होता है बेटा किसी चीज के अगेंस्ट में बोलना, किसी चीज के अगेंस्ट में बोलना, यानी कि जो चीज हो रही है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना कि नहीं भैया तुम ये गलत कर रहे हो,
आवाज उठाना। अब इस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो, कॉन्टेस्टेड का मतलब यहां पे है आवाज उठाना। बहुत अच्छा वर्ड है ये। अगर कॉन्टेस्टेड का एग्जैक्ट मतलब इस पैसेज के हिसाब समझना है, इट वुड बी आवाज उठाना, मतलब चीजों के अगेंस्ट में बोलना, है ना, कि नहीं नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, उसके लिए अपनी बात को रखना। सो दैट्स कंटेस्टेड। The more it became increasingly obvious that these attitudes extended into the whole of the culture, social relations, politics, law, medicine, the arts, popular and the academic knowledge. और इस तरीके से धीरे धीरे ये पूरा एटीट्यूड जो था वो अलग अलग फील्ड्स में धीरे धीरे स्प्रेड होता हुआ हमें दिख रहा था। क्लियर है बात? तो ये एटीट्यूड देखा गया कि मतलब पहले फीमेल्स के साथ में जैसा बर्ताव था, उसके बाद में देखो कॉलोनियलिज्म के स्टार्टिंग में तो क्या चीजें थी, या उस टाइम पे क्या चीजें थी कि लोग फीमेल्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, है ना, और उनको हमेशा ऐसा समझते थे जैसे वो एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब स्टार्टिंग लेट 18th सेंचुरी या स्टार्टिंग 19th सेंचुरी की बात भी आप कर सकते हो, ये वाला जो पीरियड था, इसके बाद में चीजें थोड़ा सा अच्छी होना शुरू हो गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आंसर्स को ढूंढेंगे। पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज अ कॉन्टेस्टेशन ऑफ the then existing dominant Western practices, a contestation of Western practices in colonial states, a contestation of the superstitious practices, an approval of indigenous practices. देखो, अब इंडिजिनस प्रैक्टिसेस का मतलब है जो अपने ही देश में हो रही हैं वाली प्रैक्टिसेस। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या था एक्चुअली में? अ कॉन्टेस्टेशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग डोमिनेंट वेस्टर्न प्रैक्टिसेस। अब हमको क्या पता है बेटा, देखो यहां पे अगर हम वापस बात करें, ये क्या कह रहा है, पोस्ट कॉलोनियल कल्चर्स एनालिसिस हैज बीन कंसर्न्ड विद द इलैबोरेशन ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट कॉन्टेस्ट द प्रीवियस डोमिनेंट वेस्टर्न वेज ऑफ सीइंग थिंग्स। अब क्या कर रहा है ये? इट इज कॉन्टेस्टिंग। कॉन्टेस्टिंग का मतलब क्या है? आर्ग्यूइंग। इट इज आर्ग्यूइंग, या फिर क्या बोलते हैं, आवाज उठाना, या फिर क्या बोलते हैं, आवाज उठाना। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में? द प्रीवियस डोमिनेंट वेस्टर्न वेज ऑफ सीइंग थिंग्स, जो वेस्टर्न प्रैक्टिसेस थी उनके खिलाफ आवाज उठाने का एक बेसिक हमने पोस्ट कॉलोनियल कल्चर में चीजें समझी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है और इसके ऑप्शंस क्या दे रहा है। अब ये कह रहा है कि पोस्ट कॉलोनियल जो क्या पोस्ट कॉलोनियलिज्म था वो क्या था। तो ए कह रहा है अ कॉन्टेस्टेशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग डोमिनेंट वेस्टर्न प्रैक्टिसेस, बिल्कुल अभी एग्जैक्टली हम यही पढ़ के आ रहे हैं। बी देखेंगे अ कॉन्टेस्टेशन ऑफ वेस्टर्न प्रैक्टिसेस इन कॉलोनियल स्टेट, नहीं इनमें नहीं बेटा, हमारी बात करी जा रही है। ठीक है, अ कॉन्टेस्टेशन ऑफ द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, नहीं सारी प्रैक्टिसेस सुपरस्टिशियस नहीं थी, जो भी प्रैक्टिसेस थी उन सब को यहां पे इस तरीके से कंसिडर किया जा रहा है, सिर्फ सुपरस्टिशियस नहीं। डी कह रहा है एन अप्रूवल ऑफ इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, कोई भी अप्रूवल नहीं हो रहा है यहां पे, हम बल्कि चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, है ना। सो इट वाज अ कॉन्टेस्टेशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग डोमिनेंट वेस्टर्न प्रैक्टिसेस। चलो तो ए वाले ऑप्शन के साथ यहां पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अच्छा इधर लिखा है, ओके, What does she was always an object never a subject mean? अब हमने इसको सीखा भी था कि हमेशा से वो ऑब्जेक्ट रही है, सब्जेक्ट कभी नहीं रही है। इसका मतलब क्या है? तो चलो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं फिर जानेंगे इसका मतलब क्या है। Women were given respect and worshipped, एकदम भी नहीं, ए तो सीधा सीधा बाहर है। अगर ये होता तो यहाँ पे फेमिनिज्म वाली प्रॉब्लम आती ही ना, है ना, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में सोचते ही ना। बी वुमेन वर नॉट गिवन एनी राइट इक्वल टू मेन, अब ये काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि यही बात है कि हमेशा से ऑब्जेक्ट की तरह माना गया कि हाँ तुम एक वस्तु हो, और उसको सब्जेक्ट की तरह माना ही नहीं गया कि भाई तुम भी अपना अधिकार ले सकती हो, है ना। तो सी बोल रहा है वुमेन वर ट्रीटेड एट पार विद मेन। एट पार का मतलब होता है ये मेन को यहाँ इतना ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वुमेन को इससे भी आगे बढ़ के और अच्छी चीजें मिलेंगी, तो सी भी बाहर हो गया। एट पार थोड़ी ट्रीट कर रहे थे। वुमेन लाइक टू बी ट्रीटेड इंफीरियर टू मेन, अरे कौन ही पसंद करेगा भाई कि हमें नीचा दिखाओ, हमें हमारे साथ बुरा बर्ताव करो। सो ए सी डी बाहर, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। वुमेन वर नॉट गिवन एनी राइट इक्वल टू मेन, है ना, देखो वोट तक नहीं दिया जाने जाता था उनको। और साथ ही साथ अगर मान लो उन्होंने कोई चीज इन्वेंट करी है, कोई चीज डिस्कवर करी है, तो उसको डिस्कार्ड कर देती थी मेल सोसाइटी, है ना, कह रहे नहीं ये बेकार चीजें हैं, ये इसमें सिर्फ पंचायत और परपंच है, ऐसा बोल के वो चीज को डिस्कार्ड भी कर दिया करते थे। तो इतनी बुरी हालत थी वहां पे, इस वजह से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। Why was she never the observing eye? अब इसकी बात क्यों कही जा रही है, ध्यान से समझते हैं इसको। She was beautiful so she was observed by men. She was never the observing eye क्यों बोला जा रहा है? She was beautiful so she was observed by men, बिल्कुल नहीं, गलत है, कोई मतलब नहीं बन रहा। She liked to be observed by men, बिल्कुल नहीं, अब हमें men के कॉन्टेक्स्ट से ऑब्जर्व की जा रही हैं, सुंदर थी इसलिए, ये सब बोला ही नहीं गया। सी देखो women were assumed to be less intelligent than men, अब ये है एग्जैक्टली। She never
शी नेवर दी ऑब्जर्विंग आई। अब वो कभी भी ऑब्जर्विंग आई नहीं थी, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भैया इन पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये कौन सा बहुत बुद्धिमान है, इनको एकदम इग्नोरेंट वाली सोसाइटी में रख देते हैं। मेल्स की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो सी गेट्स एज द करेक्ट चॉइस। डी पढ़ लेते हैं। वुमेन वर अज्यूम टू बी मोर इंटेलिजेंट देन मेन। अरे भैया ये चीज हो जाता तो फिर नौबत ही ना आती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलिए नंबर थर्ड के बाद लेट्स गेट टू नंबर फोर्थ। देखिए नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। अच्छा फोर्थ यही लिखा है, द कॉन्टेस्टेशन टू डोमिनेंस ऑफ द मेल रिजल्टेड इन। द कॉन्टेस्टेशन ऑफ डोमिनेंस ऑफ द मेल रिजल्टेड इन। जो कॉन्टेस्टेशन किया इन्होंने मेल का, मतलब मेल को जो अपोज किया या अपनी आवाज उठाई, उससे क्या रिजल्ट्स निकले? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सोशल रिलेशंस, पॉलिटिक्स, लॉ, मेडिसिन, द आर्ट्स, पॉपुलर एंड एकेडमिक नॉलेज। पार्टिसिपेट करने लग गए वो। ये बात हमने लास्ट में पढ़ी थी बेटा। देखिए जरा एक बार वापस। ये कह रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ women in everything। देखो यहाँ पे extended into the more they contested it, more it became increasingly obvious that these attitudes extended into the whole of the culture। extended का मतलब है वो सारे यहाँ पे आ गए। किधर आ गए? कल्चर में भी आ गए, सोशल में भी आ गए, कल्चर रिलेशन, सोशल रिलेशंस, पॉलिटिक्स में भी आ गए, लॉ, मेडिसिन, आर्ट्स, पॉपुलर एंड एकेडमिक नॉलेज, सब चीजों में एक्सटेंड हो गई। मतलब क्या कि सब चीजों में उनको देखा जाने लगा कि भाई हर जगह हमको अब फीमेल्स देखने को मिल रही हैं, है ना। सो फिलहाल यहां पे क्वेश्चन पे चलेंगे। सो दिस वुड बी ऑप्शन ए। तो फिलहाल बढ़िया बात कर रहा है यार। चलो देखते हैं क्या है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सोशल रिलेशंस, पॉलिटिक्स, लॉ, मेडिसिन, द आर्ट्स, पॉपुलर एंड एकेडमिक नॉलेज। बिल्कुल यहां पे एकदम करेक्ट बात बोल रहा है, बट स्टिल वील रीड ऑप्शन बी, सी और डी बी। चलो देखो फोर्थ का बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पार्टिसिपेशन ऑफ मेन इन सोशल रिलेशंस। अरे मेन के पार्टिसिपेशन की बात थोड़ी हो रही है। फीमेल्स का प्रॉब्लम था, फीमेल्स को नहीं कंसिडर कर रहे थे, तो फीमेल्स को ही कंसिडर करोगे तभी बात सही होगी। सो बी बाहर है। सी देखो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सोशल मूवमेंट्स। अब भाई ये एक तरफा बात हो गई, सिर्फ सोशल मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। कल्चरल वालों का क्या, बाकी साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स उनका क्या? तो एक्चुअली में सिर्फ ये एक तरफा बात है, इसलिए हमको एक वाइड आंसर लेना पड़ेगा बेटा। डी देखो कॉन्टेस्टेशंस विद मेल्स इन लाइफ लीडिंग टू डाइवोर्स। अब देखो ये भी एकदम अलग ही पहलू में बात करने लग गया। हालांकि लॉ वाले कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, लेकिन अगर हम सिर्फ बेटा अगर बात करेंगे सोशल मूवमेंट्स की या सिर्फ बात करेंगे डाइवोर्स वाली, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हमको एक होलसम आंसर चाहिए, ऐसा आंसर जिसमें सारी बातें इंक्लूडेड हो। तो इसके लिए फिलहाल ऑप्शन नंबर ए ठीक है, क्योंकि ए में हमको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। इवन जो सारी चीजें लिखी हैं, सोशल रिलेशंस, पॉलिटिक्स, लॉ, मेडिसिन, आर्ट्स, पॉपुलर एंड एकेडमिक नॉलेज, सब चीज मिल गई है। सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन देन सी एंड डी। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से। Which word in the passage is opposite of contrast? Contrast का opposite क्या होता है? देखो contrast का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो ये रेड तो नहीं होगा contrast में, मजा नहीं आएगा आपको। देखो जरा ध्यान से, अगर मान लो मैं यहां पे काम करूं, देखिए ध्यान से समझिए। contrast को हम कैसे समझ सकते हैं? contrast अगर समझना है तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो अगर मान लो मैंने एक यहां पे सर्कल बनाया, अगर मैंने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, और इस सर्कल को मैंने यहां पे कलर कर दिया। अब मैंने सर्कल को कलर कर दिया, देखिए ध्यान से, कंट्रास्ट बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये एक मैंने सर्कल बनाया और इस सर्कल को मैंने क्या कर दिया? कलर कर दिया। यहां पे ऐसे किया और इधर ये कलर कर दिया। अब कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? देखो ब्लैक अलग है और व्हाइट अलग है, तो दो ऑपोजिट चीजें हो गई ना बेटा। ब्लैक अलग और व्हाइट अलग, तो दो ऑपोजिट चीजें हो गई ना। तो कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? दो ऑपोजिट चीजों को जानना। जैसे मान लो मैंने इसको क्या मान लिया, ये नेगेटिव है, और मैंने इसको मान लिया ये पॉजिटिव है, और इसको मान लिया मैंने ये पॉजिटिव है। अब ये हो गया कंट्रास्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ या दो ऑपोजिट चीजों को एक साथ दिखाना। तो यहां पे इसका ऑपोजिट चाहिए, तो चलो देखते हैं ऑपोजिट कौन सा वर्ड हमें दे पाता है। ध्यान से समझिए इस चीज को। अब देखो पहला यहां पे है कॉन्टेस्टेशंस। इसका मतलब क्या था? कॉन्टेस्ट करने का मतलब क्या था? अपोज करना, है ना, उल्टी बात बोलना। तो अब अगर मैं कॉन्टेस्ट की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्टेस्ट की बात करते ही ये कहां चला जाएगा? ये चला गया भैया। अगर कॉन्टेस्ट की बात करी तो इसका सिमिलर हो गया, तो ए वाले को हमें बाहर करना पड़ेगा। ये सिमिलर हो गया, नहीं हो सकता। ट्रिवियल का मतलब होगा ऐसी कोई चीज जो कम इंपॉर्टेंट है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहां पे कह रहा है डिसक्रेडिटेड। अब कोई चीज को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, ज्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, सो डिसक्रेडिटेड भी बाहर है। अब एनालॉजी का मतलब होता है सेम दिखाना किसी चीज को, ठीक है। एनालॉजी के लिए जस्ट सेम दिखाना। अब हम ऐसे ही कह सकते हैं कि जैसे
ट्री इज टू, जैसे हम बोले ट्री इज टू लीव्स, ट्री इज टू लीव्स क्या हो जाएगा, मदर इज टू इसके चिल्ड्रन, मदर इज टू चिल्ड्रन। अब यहां एनालॉजी है, जैसे पेड़ के लिए उसके पत्ते होते हैं वैसे ही मां के लिए उसके बच्चे होते हैं, तो इसको बोलते हैं एनालॉजी, मतलब सिमिलैरिटी दिखा देना। तो ये तीनों क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहा है ऑपोजिट, ये क्या बता रहा है एकदम बेकार, ये क्या बता रहा है भरोसा ना करो। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, दो ऑपोजिट दिखाओ आप, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ दिखाओ, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, सेम दिखाने वाला। सो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। क्लियर है, चलो तो थोड़े थोड़े मुश्किल से अजीब से कभी कभी ऑप्शंस आ जाते हैं, बट एनीवेज चलिए कर तो लिया ही है। अगला देखते हैं, पैसेज नंबर 2 यहां पे आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, डायरेक्शन सेम रहेंगे, उसके बाद आगे सीधा पैसेज ही पढ़ना है, कोई डायरेक्शंस में चेंज नहीं है। चलिए, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ द लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। ठीक है, कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग मतलब आप समझ रहे हो, नॉन लिविंग थिंग्स की बात ही नहीं हो रही है, जो पूरे नेचुरली चीजें लिविंग है उनके कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है अभी। द वाइड रेंज ऑफ द लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, जो वाइड रेंज है लिविंग टाइप्स का वो अमेजिंग है। The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lake, desert or hot springs, leave us speechless. अब जब आप बात करोगे जो हैबिटेट है, the extraordinary habitat in which we find living organisms, जो extraordinary habitat यानी कि जैसे मान लो हम यहाँ क्या रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, बहुत सारे ओशन में रहते हैं, सी के देख सकते हैं, सी ओशंस, और ये देखो यहाँ पे लेक्स हैं बहुत सारे। कुछ ऐसे जानवर हैं जो फ्रेश वाटर लेक्स में ही रह सकते हैं, अगर उनको आप लैंड पे ले आओगे तो मर जाएंगे बेचारे, है ना। और अगर इन लेक वालों को आप सी में भेज दोगे वो भी मर जाएंगे, लेकिन जो सी वाले हैं वो यहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते। अब सोचो वेल को लाके कोई लेक में डाल दे, मर जाएगी बेचारी। सो अल्टीमेटली ये बहुत सारे हैबिटेट सोर्सेज हैं, फोर्स जैसे फॉरेस्ट है, ओशंस है, कोई फॉरेस्ट का जानवर है, मान लेते हैं ओरांगुटन या चिंपैंजी की बात कर लेते हैं, अब उसको लाके आप घर में रख दो, वो पगला जाएगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये क्यों मुझे लाया गया यहाँ पे, उसको समझ नहीं आएगा जंगल और घर में डिफरेंस हो गया, है ना। तो ये कह रहा है कि इतने सारे यहाँ पे हैबिटेट्स हैं जहां पे आप लोगों को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट कर सकते हो। क्या क्या हैबिटेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा, देखो माउंटेन्स लिखा है, डेसिडियस फॉरेस्ट लिखा है, ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, है ना। ये हमें एकदम स्पीचलेस रख देते हैं, इसका मतलब है हमारे पास कुछ है ही नहीं, इतनी अमेजिंग चीज है कि हम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, चौंक के रह जाते हैं कि बाप रे बाप, इतने सारे वेरिएशंस और हर जगह नए ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। चलिए, लीव अस स्पीचलेस। द ब्यूटी ऑफ गैलपिंग हॉर्स, गैलप क्या होता है, जब कूद कूद के कोई चीज अगर भागती है उसको गैलप बोलते हैं, है ना। ये एलिफेंट्स के लिए मेजरली यूज होता है, बाकी हॉर्स के लिए भी यूज हुआ है। जब हॉर्स बहुत खुश होता है तो गैलप करके भागता है ना, उसको गैलपिंग हॉर्स लिखा है। और अब माइग्रेटिंग बर्ड, अब चिड़िया पता है एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश भी चली जाती है, तो इसके लिए माइग्रेटिंग बर्ड बोला जा रहा है। देखो जैसे मान लो ए वाले शहर में रह रही है चिड़िया, है ना, देखो जैसे मान लो शहर ए में रह रही है चिड़िया और उसको यहाँ पे ठंडी मिल रही है, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो धीरे धीरे क्या हुआ, विंटर टाइम चेंज हुआ, अब यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 7 डिग्री सेल्सियस। अब चिड़िया को लगा नहीं भाई गर्मी लग रही है, वो तुरंत देश चेंज कर लेगी। अब मान लो ये बी में आ गई, यहाँ पे फिर से -6 -5 है, अब चिड़िया यहाँ रहने लगेगी, फिर यहाँ का टेम्परेचर चेंज होगा, फिर वापस यहाँ चली जाएगी। तो इनको बोलते हैं माइग्रेटिंग बर्ड, याद रखिए, मतलब माइग्रेटिंग बर्ड्स बोलते हैं इनको, ठीक है बेटा। अब देखो ऐसे जानवर तो नहीं जा सकते लैंड सोर्सेस से, लेकिन चिड़िया तोड़ के जा सकती हैं। चलो देखते हैं, लेक्स, डेजर्ट्स, फिर माइग्रेटिंग बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स ऑ एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। अब ये सब चीजें जब आप सुनोगे और सच में इन पे सोचोगे तो आपको लगा भाई साहब क्या ही अमेजिंग है, मतलब लिविंग वर्ल्ड एकदम अमेजिंग ही है, कुछ भी सोचो और वो चीज पॉसिबल है ना। चलिए, the ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community or even a molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life। अब जितने कॉम्प्लिकेशंस आप देख सकते हो, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो होती रहती है, कॉपरेशन है बहुत सारे मेंबर्स में पॉपुलेशन के और पॉपुलेशंस के बीच में भी, है ना, जैसे एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं ये सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दूसरे को खाने के लिए बैठे हुए हैं। आपने देखे होंगे छोटे छोटे रील्स में वीडियोस भी होते हैं कि अगर कोई डॉगी है वो पानी में गिर गया तो वेल आ रही है उसको, ये डॉल्फिन आ रही है उसको उठाया अपने उस पे फिन पे और ले जाके वापस छोड़ दिया। सो ये एनिमल्स एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और कभी कभी इनको खा भी जाते हैं। सो एक अल्टीमेटली हमको एक कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों चीजें देखने को वहां पे मिलती हैं। देखो कॉन्फ्लिक्ट भी और कोऑपरेशन दोनों चीजें देखने को मिल सकते हैं। एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट।
देखो एक कोई सेल ले लो, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ले लो, उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं यार। तो जब आप सोचोगे इस चीज को तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, उनको सोचने के बाद में लगता है कि भाई क्या ही चीजें बनाई है भगवान ने, ठीक है। वॉट इंडीड इज लाइफ, और एग्जैक्टली लाइफ है क्या चीज। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। अब इस क्वेश्चन के दो इम्प्लिसिट क्वेश्चंस हैं, मतलब दो क्वेश्चंस यहां से निकल के बाहर आते हैं। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग is as opposed to the non-living, and the second is the philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is। अब देखो यहाँ पे दो रिस्पेक्ट में क्वेश्चन निकल रहे हैं। पहला वाला तो टेक्निकल क्वेश्चन है कि लाइफ एक्चुअली में है क्या, मतलब हम उसको लाइफ माने जो हमें बड़ी सी दिख रही है, एक जानवर दिख रहा है वो लाइफ है, या जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है सेल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, यार इतनी छोटी चीज है, तो उसका टेक्निकल आंसर हो गया पहला। तो दूसरा यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है और ये आंसर कह रहा है कि पर्पस क्या है लाइफ का, जीवन का पर्पस क्या है। कोऑर्डिनेशन करना है एक दूसरे को, जब अगर मान लो सब एक दूसरे को खा रहे हैं तो लाइफ का पर्पस क्या है, सब एक दूसरे को खा जाए, ये पर्पस है लाइफ का। या अगर कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं तो सब एक दूसरे को सपोर्ट ही करें और पूरा धरती फिर जानवरों से भर जाए या लिविंग थिंग से भर जाए, क्या ये पर्पस है। तो इसका फिलोसॉफिकल आंसर हो सकता है। तो दो कॉन्टेक्स्ट यहां पे लिखे गए हैं, लाइफ क्या है इस चीज के, हमारे पास में दो कॉन्टेक्स्ट यहां पे निकल के आ रहे हैं। व्हाट इज लिविंग, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अगर हम बात करें कि हमने लिविंग चीज को पहचानने का एक निर्णय लिया कि लिविंग क्या चीज है, तो हम सीधा सीधा ये कर लेते हैं यार कि जो भी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पा रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल पुश या पुल के, मतलब हम खुद ही से पुश पुल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें क्या बनाती है, नॉन लिविंग थिंग्स है डिफरेंट। अब जैसे ये पेन को मैं यहां रख दूं बाई चांस, तो ये खुद से मूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं यहां खड़ा हूं, मेरा मन किया, आई विल मूव फॉरवर्ड या आई विल मूव बैकवर्ड, लेफ्ट राइट कहीं भी मुड़ जाऊंगा। तो ये नॉन लिविंग से लिविंग्स को अलग बनाती हैं। ये बेसिकली पहला डेफिनेशन है अबाउट लिविंग, ठीक है, मतलब साइंस में पहला नहीं, इस पैसेज का पहला डेफिनेशन। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली, है ना। जब हम ये सोचने लगते हैं तो हमें क्या क्या समझ आता है लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में। ग्रोथ होती है पहले तो लिविंग थिंग्स में, रिप्रोडक्शन होता है, आगे आगे उनकी जनरेशंस बढ़ती हैं या जो भी उनके लोग हैं वो बढ़ते हैं। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड अ माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स come to our mind immediately as unique features of living organisms। ये चार पांच चीजें हमारे दिमाग में immediately आती हैं जब भी कोई बात करे कि यार living organisms या living things क्या हैं। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list। और कुछ चीजें और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड एमरजेंस टू दिस लिस्ट, है ना। तो इसमें ये सारी चीजें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो फिलहाल पैसेज आई गेस इतनी ही बात कर रहा था, इसके बाद में इन्होंने क्वेश्चंस दाग दिए हैं। चलो ठीक है, सो 5 क्वेश्चंस पहले वाले के थे, इसमें देखते हैं शायद 5 क्वेश्चंस इसके भी हैं। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। Why are the living types amazing? लिविंग टाइप्स जो है वो अमेजिंग क्यों है, लिविंग जो चीजें हैं वो अमेजिंग क्यों है। पहला, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स मेक्स इट अमेजिंग, ठीक है। सेकंड कह रहा है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिंग एज पर देयर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ये वाली चीज हमें लग रही है, लेकिन ये चीज कहीं पे भी लिखी नहीं गई है। हमें बहुत सारे वेरिएशंस दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो एक्ट करते हैं। कहा नहीं गया है, सो हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। सी देखो, द ह्यूमन थिंकिंग मेक्स द लिविंग टाइप्स अमेजिंग। ऐसा नहीं कि ह्यूमन थिंकिंग्स है यार, हमारी सोच के हिसाब से ये चीज अमेजिंग नहीं है, वो असली में ही अमेजिंग है, हम उसको इंटरप्रेट बहुत लेट कर पाते हैं। तो सी इज आउट। डी देखो, द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ मेक्स इट अमेजिंग। अब ऐसा नहीं कि लाइफ के एवोल्यूशन ने इनको अमेजिंग बना दिया है, वो अपने आप से ही नेचुरली ही चीजें अमेजिंग थी। तो ए सेज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स मेक्स इट अमेजिंग। अब स्टार्टिंग में यही बात करी गई कि कितनी सारी डाइवर्सिटी हम यहां पे देख सकते हैं, है ना, और उसी के थ्रू वो अमेजिंग बन जाता है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए दैट गेट्स एज द करेक्ट चॉइस। चलिए नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, Why does the author say ecological conflict and cooperation? अब ऑथर इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन वाली बात क्यों कर रहा है? अब ऑथर कर रहा है तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? चलिए खैर बात करते हैं। बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चर्ड दिस वे, बिकॉज इकोलॉजिकल मैकेनिज्म वर्क्स विद कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन
बिकॉज ह्यूमंस वांट टू फाइट एंड लिव टुगेदर बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स समटाइम्स फाइट एंड समटाइम्स लिव टुगेदर। सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है बेटा? चलो एलिमिनेशन के थ्रू देखते हैं। बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चर्ड दिस वे। अब ये बात पैसेज में तो कहीं नहीं कही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐसा ही बनाया गया है कि भाई कभी लड़ो कभी एक साथ दोस्ती कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। बी देखो, बिकॉज इकोलॉजिकल मैकेनिज्म वर्क्स दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। कहीं भी नहीं कहा गया है कि इकोलॉजिकल मैकेनिज्म इसी तरीके का काम करता है कि कभी लड़ लो और कभी एक साथ ले जाओ। अगर ऐसा होता भी होगा तो पैसेज जैसा नहीं कह रहा है तो हम नहीं मानेंगे। सी देखिए, बिकॉज ह्यूमंस वांट टू फाइट एंड लिव टुगेदर, क्योंकि ह्यूमंस एक साथ लड़ना और रहना चाहते हैं, इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे करते हैं ऐसा। ऐसा कहीं कहा है? सेंसलेस हो गई बात। डी देखो, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स समटाइम्स फाइट एंड समटाइम्स लिव टुगेदर। अब ये वाली बात बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कहा क्यों गया है कि कभी कभी इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो कभी कभी लड़ते हैं और कभी कभी एक साथ रहते हैं। सो डी गेट्स एज द बेस्ट चॉइस आउट ऑफ दीज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखते हैं क्या चैलेंज लेके आता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 आई गेस, हाँ इधर है। ओके, 8th क्वेश्चन अभी यहीं पे ही है, उसके 2 ऑप्शंस वहां लिखे हैं आई गेस, नहीं 3 ऑप्शन वहां लिखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? Which of the following statements is true of the passage? कौन सा स्टेटमेंट सही है पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में? मीनिंग ऑफ लाइफ could be reflected as to what living is as opposed to the non living and what the purpose of life is। बात तो बहुत सही है, लास्ट में इसने यही बात कही है, तो चलो इसको भी बेस्ट मानते हैं, लेकिन फिर भी BCD जरूर पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे भी बेटर कोई चीज लिखी हो। तो ये तो फिलहाल सही है ना। इसमें पूछा है कि कौन सा ट्रू है पैसेज के रिगार्डिंग, तो ए तो ट्रू है। चलो BCD को देखते हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड एज टू हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव एंड नॉन लिविंग्स एग्जिस्ट। अब यहां पे तो ये गलत हो गया यार, एग्जिस्ट कैसे कर रहा है इस तरीके से, अब नॉन लिविंग कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मीनिंग लाइफ के कॉन्टेक्स्ट से क्या ही होगा, गलत हो गया। सी देखो, मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड एज टू वेयर द लाइफ बिगिंस एंड वेयर इट एंड्स। सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी होता है, क्या क्या चीजें कर रहे हैं लोग, क्या क्या हमें उनसे अलग बना रहा है, ये वाली चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। सो सी यहां से बाहर है। डी देखेंगे, मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफर। मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफर। अब यार मीनिंग ऑफ लाइफ आप ऐसे बताओगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे अलग है, गलत बात है ना। नॉन लिविंग से हम कैसे अलग हैं उस चीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, प्लस इमोशनल कॉन्टेक्स्ट जो हमारे हैं, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, इन सब चीजों से बोला जाता है। सो डी यहां से बाहर है। तो हमें पूछा गया था कि कौन से 3 गलत हैं, सो ये तीनों गलत लिखे हुए हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए हमने ऑलरेडी पहले ही यही डिसाइड किया था। सो क्वेश्चन नंबर 8 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। ये कह रहा है मीनिंग ऑफ लाइफ कुड बी रिफ्लेक्टेड एज टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग एंड व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। यही एग्जैक्टली बात है कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो नॉन लिविंग के अपोज में करके अगर हम देखें तो वो एक्चुअली में क्या है और लाइफ का पर्पस क्या है, इस चीज को डिफाइन जो चीज कर दे वही लिविंग को सही तरीके से बता पा रहा है। चलो ए देखते हैं, 9 देखते हैं। द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट दैट। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो क्या इंडिकेट करते हैं? दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट दैट दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यार देखो, जब भी कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है तो अल्टीमेटली वो कुछ एक्ट कर रहा होगा या कुछ रिस्पॉन्स कर रहा होगा, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये तो बात गलत हो गई। अब सही कोई भी हो, नॉन लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं हो पाएगा। सी देखो, दे कैन बी आइदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग। अब फिर यहां पे नॉन लिविंग हो गया यार, अगर कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है तो अल्टीमेटली वो चीज लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। सी बाहर। डी देखो, दे नो द पर्पस ऑफ लाइफ। अब दे नो द पर्पस ऑफ लाइफ, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट दैट दे नो द पर्पस ऑफ लाइफ। अपने आप को अलग दिखाने का जो उनका होता है, मतलब कैसे वो अलग है, वो दिखाने का मतलब है कि उनको पर्पस ऑफ लाइफ पता है। फिलहाल पैसेज ये बात नहीं कर रहा है। ए देखो, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाते हैं कि वो चीजें लिविंग है ना, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ही बताया गया है पैसेज में, तो हम इसी वाले में रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। सो 9th वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स यूनिक। अब यूनिक का मतलब क्या है, इस चीज पे बात कर लेते हैं। यूनिक का मतलब है डिफरेंट कोई चीज हो ना,
और उसके बाद में उसका सिमिलर मीनिंग निकालेंगे, सो दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस। तो यूनिक का मतलब है कॉमन, देन कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टिंक्टिव एंड जनरल, चार चीजें हैं। देखो यूनिक का मतलब है सबसे अलग हो जा रहा हो, जो नॉर्मल से आपको चीजें अलग दिखा रही हो, दैट वुड बी यूनिक। जैसे मान लो मैं यहां पे आपको बोलूं, जैसे देखो यहां पे अगर ये ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और ये डी लिखा है, तो मैं आपसे बोलूं इसमें से यूनिक कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये ऑप्शन नंबर डी है यूनिक। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सारे कैपिटल्स में लिखे गए हैं। डी क्या हो गया? ये भाई स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, इसलिए ये बाहर है। सो हम क्या करेंगे, ऐसा ही कोई ढूंढेंगे। सो यूनिक का ऑपोजिट नहीं ढूंढना है हमें, यहाँ पे क्या चाहिए, पैसेज में मीनिंग कौन सा सेम वर्ड दे रहा है। सो कॉमन यहां से हटा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहां पे फिट नहीं हो रहा है, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अलग और जनरल का मतलब होता है बिल्कुल समान। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल अलग सा दिखना। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, तब ये होगा सही आंसर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Spotting error say each item in this section has a sentence with 3 underlined parts labeled as A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B और C. अगर आपको कोई एरर नहीं मिलती है तो सीधा सीधा आप पार्ट नंबर डी को सेलेक्ट कर दोगे और हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए तो अल्टीमेटली आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया होता है और लास्ट पार्ट होता है नो एरर का। ठीक है, ये है आपका एक सामने सेंटेंस। अब आपको देखना है कि इस सेंटेंस में जो हमने ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं उसमें से कोई गलती यहां पे दिख रही है? नहीं। अगर नहीं दिख रही है तो नो एरर को आप सीधा सीधा सेलेक्ट कर दोगे। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि नो एरर नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी हर केस में नहीं होगा कि नो एरर नहीं हो। तो नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, सो आप छोड़ देंगे। अगर लग रहा है सब कुछ जो पढ़ा था वो सही लग रहा है, तब आप नो एरर पे जा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 करके देखते हैं। He has been one the most revered member। अब देखो यार यहां पे क्या लिखा, He has been one the most revered member। पहली चीज तो ये लिखने का तरीका गलत हो गया। यहां पे क्या होना चाहिए, वन ऑफ द होना चाहिए। मोस्ट रिवर्ड मेंबर की जगह यहां पे क्या होना चाहिए बेटा, मेंबर्स लिखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, वन ऑफ द जब भी होगा, देखो वन द तो कुछ होता ही नहीं है। वन ऑफ द जब होता है तो जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है इसको प्लूरल रखा जाता है। तो बात तो यहां तक आ ही नहीं पाई, गलती यहीं पे ही मिल गई, यानी बी वाले पार्ट में हम एरर देख लेंगे। ठीक है, ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी, तो आप बेटा लिखेंगे ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। तो बी पार्ट में यहां पे दो गलतियां हैं, समझ लीजिए इसको, आंसर ये फटाफट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 12। राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड टू जॉइनिंग द ग्रुप फॉर द ट्रिप। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड, अब किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूं, तो हिंदी में तो में होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड टू जॉइनिंग लिखा हो बेटा, तो टू को यहां पे हटाएंगे, इन लगाएंगे और ये टू ज्वाइनिंग द ग्रुप फॉर द ट्रिप की जगह पे यहां पे हो जाएगा इन ज्वाइनिंग द ग्रुप फॉर द ट्रिप। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब ये कहावत है बेटा, हमने क्या सीखा था, जब भी कोई कहावत होगी या कोई ईडियम होगा उसको आप एज इट इज रखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने हल्का सा चेंज किया है और आप में से कई सारे यहां पे फंस भी जाओगे। देखो वेयर देयर इज अ विल, जहां पर चाह है, एक दिन मैंने क्लास में भी लिखा था वेयर देयर इज अ विल, अब क्या लिखा है, देयर इज अ वे। अब यहां पे देन नहीं हो सकता है। कहावत में क्या बात होती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहीं राह है। तो यहां पे देन से हटाने पे ये क्वेश्चन बी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा और ये सही हो जाएगा। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे यहां पे ठीक हो जाएगा। इज एन ओल्ड एपिथेट। एपिथेट क्या होता है, जैसी पुरानी कहावत या पॉपुलर हो जाती है उसको एपिथेट कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, सिंपल। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे बेटा। चलो देखो 14, इंडियन फेमिनिज्म grew out of the women's movements of the late 19th century reached full maturity in the early 20th century। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपको लगेगा और इस सेंटेंस में ऐसी अजीब एरर कोई भी नहीं है, लेकिन एरर क्या है जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब ये कह रहा है इंडियन फेमिनिज्म ग्रीव आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स। ठीक है, इंडियन फेमिनिज्म
देखो अभी हमने जो पैसेज पढ़ा था पहला वाला, वही वाली बात यहां पे लिख दी गई है, तो उसी पैसेज से इन्होंने स्पॉटिंग एरर भी निकाला है। तो देख रहे हो कि रीडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो आपने एक ऐसा पैसेज पढ़ लिया जिसके थ्रू जिसमें ये पैसेज आ गया, तो पैसेज देखो यहाँ पे बहुत सारे स्पॉटिंग एरर्स भी आपको मिल जाएंगे। चलो, इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इतना तक ठीक है, ए वाला पार्ट ठीक है। बी देखो, ऑफ द लेट 19th सेंचुरी रीच फुल मैच्योरिटी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब दो बातें हो गई, पहला यहां पे है मूवमेंट्स ऑफ द लेट 19th सेंचुरी रीच फुल मैच्योरिटी इन द 20th सेंचुरी। अब ये दूसरी बात यहां पे हो रही है, तो दो बातें हो रही हैं। जब दो बातें होती हैं तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, एंड से जोड़ देते हैं, कॉमा तब नहीं लगाते हैं। जब भी दो बातें लिखी जाएंगी, तो अगर मान लो तीन है तो दो लिखेंगे कॉमा के साथ, एक लिखेंगे एंड के साथ, और अगर दो ही हैं तो हम एंड के साथ उनको जोड़ देते हैं। लेकिन यहां पे एंड मिसिंग दिख रहा है भाई, तो क्या करेंगे, देखो यहां पे जो कॉमा लगा हुआ है ना, ये कॉमा क्या है, इस कॉमा की जगह पे एंड होना चाहिए था, लेकिन हमें यहां पे रीच जहां से बात दूसरी वाली शुरू हो रही है इसके पहले एंड चाहिए होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहीं पे भी एंड लगा देंगे। देखो जहां पे दो बातें शुरू हो रही, सपोज ये एक स्टेटमेंट है नंबर वन यहां पे है, अब यहां पे है नंबर 1 और फिर यहां पे है नंबर 2। अब ये दो चीजें हैं, यहां पे एंड लगाना है, ठीक है। तो एंड किसका पार्ट है बेटा, इसका पार्ट है, ये सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले के साथ में एंड को हम जोड़ेंगे और यहां पे एंड लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ में मैं एरर को स्पॉट कर दूंगा। क्लियर है? चलो सो 14 नंबर वाले में क्या हो जाएगा, देखो ऐसी एरर आई है, यहां पे एंड रीच्ड पूछा गया बेटा, सो एंड रीच्ड वुड बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलिए नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परस्यूज हिज और हर इंटरेस्ट। हमने एक बात सीखी थी, अगर आपको याद हो तो आप ये क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर लोगे। जब भी कभी हम मॉडल्स लिखते हैं, इसके साथ में हम कुछ स्ट्रक्चर्स को फिक्स कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मॉडल के साथ में आप कुछ भी लगा लोगे। देखो मॉडल्स का मतलब होता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये सब मॉडल्स कहलाते हैं। इनके साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन SES नहीं लगेगा, ये हमने सीखा था। फिर आप मॉडल के साथ में B+V3 लगा सकते हो, है ना, B+V3, जैसे आई विल बी गॉन, दिस वुड बी डन, ऐसा करके। फिर B के साथ में ING लगा सकते हो, ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। लेकिन जब भी V1 लगेगा SES आप नहीं लगा सकते उसमें। यहां कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, यहां पे क्या कह रहा है, फील्स फ्री एंड कैन। कैन क्या हो गया बेटा, एक मॉडल हो गया। कैन क्या हो गया, एक मॉडल हो गया। ठीक, अब मॉडल के बाद में मुझे लगाना था यहां पे कोई भी वर्ब फॉर्म इसमें से, बट मैंने लगाया क्या, यहां पे V1 लगाया है। लेकिन V1 का रूल क्या कह रहा है, V1 का रूल कह रहा है कि भैया इसमें SES नहीं लगेगा। यहां क्या कर रहे हैं, परस्यूज लगा दे रहे हैं, S हटा देंगे, एंड कैन परस्यू लिखेंगे, तब ये सही माना जाएगा। सो यहां पे क्या होगा, एंड कैन परस्यू हिज और हर इंटरेस्ट। अब देखो यहां पे C वाले ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज एरर यहां पे कैन के साथ में जो V1 लगाया है उसमें SES कर दिया है, तो यही गड़बड़ यहां पे कर दी है, इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। चलो 16, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन, देखिए ध्यान से समझिए इसको, ये हटा दे रहा हूं, ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्या कह रहा है, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन हैव द राइट। अब यहां पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, देखो यहां पे ऑफ एजुकेशन के हिसाब से यहां पे आप हैज मत कर देना, क्योंकि क्या सीखा था, जब भी कभी ऑफ होगा बेटा, ऑफ से पहले जो वर्ड होगा उसी को हम मेन मान के और उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो होल्डर्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए वर्ब क्या चाहिए, हैव चाहिए, ये सही हो गया। ठीक है, तो ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन हैव द राइट टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। बहुत सिंपल सा एरर है, ध्यान से समझ लो। इन्होंने सोचा होगा कि बहुत सारे बच्चे यहां पे हैव की जगह हैज करके इस सेंटेंस को गलत कर देंगे, लेकिन हमने सीखा था बेटा एक चीज कि जब भी कभी ईच आ रहा हो या फिर कभी एवरी आ रहा हो, जब भी कभी ईच और एवरी आ रहा होगा, इसके बाद में सब्जेक्ट या नाउन जो होगा वो भी सिंगुलर चाहिए, जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर चाहिए, और इसके बाद में अगर प्रोनाउन यूज हुआ है तो ये भी सिंगुलर चाहिए। जैसे ईच बॉय हैज टू सबमिट हिज फीस करेंगे, एवरी गाय या एवरी बॉय हैज टू सबमिट हिज फीस करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से चलेगा ये। अब यहां देखो एवरी एस्पेक्ट लिख दिया, अभी चाहिए था सिंगुलर, कर दिया यहां पे एस लागे प्लूरल, गड़बड़ हो गया। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तब ये सही माना जाएगा। सो 16 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी बेटा, एवरी एस्पेक्ट्स की जगह एवरी एस्पेक्ट लिखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिए, लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं अगर आप सीख लें तो क्या होता है, प्रमोट्स
देखो यहां पे लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस, अब लैंग्वेजेस के हिसाब से प्रोमोट्स को गलत मत मान लेना, यहां पे लर्निंग है मतलब सीखना, एक चीज की बात हो रही है, इसीलिए यहां पे प्रोमोट्स यानी कि सिंगुलर वर्ब लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रोमोट्स लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड सोशल हार्मनीज। हार्मनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों में संतुलन बैठाना, है ना, सब चीजें एकदम प्रॉपरली चल रही हो, इसको बोलते हैं हार्मनी, इसको बोलते हैं हार्मनी। तो जब ये बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होंगी, लिंग्विस्टिक कल्चरल और सोशल, तब इसको बोलेंगे हार्मनी, तब इसको बोलेंगे हार्मनी, है ना। अब हार्मनीज जैसा वर्ड यहां पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 या 4 चीजें या 2 चीजें जब एक साथ होती हैं तब हार्मनी एग्जिस्ट करता है। तो हार्मनीज अगर लिखोगे तो यहां पे सेंस नहीं बन पाएगा, इसलिए हार्मनीज को हटा के बेटा हार्मनी यहां पे लिखना पड़ेगा। तो हार्मनी यहां पे लिखते ही सेंटेंस हो जाएगा, लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रोमोट्स लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड सोशल हार्मनी अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो यहां पे बात हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी को गलत मानने की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। चलिए नंबर 18 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। One should not act according to one's whims and fancies on public places। अब यार देखो, हमने सीखा है कि पब्लिक प्लेस में ऐसा मत करो, है ना, पब्लिक प्लेस पर जो होता है ये गलत माना जाता है। सो पब्लिक प्लेस में ऐसा ना करो, यहां पे ऑन लिख के इसको क्या बनाया जा रहा है, पर बनाया जा रहा है। पब्लिक प्लेसेस पर ऐसा मत करो, लेकिन हमें यहां पे क्या चाहिए बेटा, पब्लिक प्लेस में ऐसा मत करो। तो यहां पे ऑन पब्लिक प्लेसेस गलत है, ऑन की जगह हम क्या लिखेंगे, इन पब्लिक प्लेसेस लिख के इसको सही बनाया जाएगा। सो वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस विम्स एंड फैंसीज इन पब्लिक प्लेसेस करते ही ये चीज फटाफट हो जाएगी और सेंटेंस बिल्कुल धुआं धुआं हमारा हो जाएगा। चलो, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी दैट गेट्स एज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न इन 1990 विद द लिबरलाइजेशन टू हर इकोनॉमी। हर इकोनॉमी, अब देखो यार, हिंदी में तो हम भारत माता की जय बिल्कुल बोलते हैं, है ना, कितना मर्जी आप नारा लगाओ, तो हिंदी में भारत माता है, लेकिन अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो यहां पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को क्या माना जा रहा है, नॉन लिविंग थिंग माना जा रहा है। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में क्या लगाते हैं बेटा, हमेशा हम क्या लगाते हैं, इट्स लगाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स अगर एक है तो क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। यहां पे हर लिख के इसको गलत कर दिया, तो हर को कैसे ठीक करेंगे, ITS लिख के ये सही होगा, है ना, वो भी बिना अपॉस्ट्रोफी वाला रहेगा, समझ लो ध्यान से। सो विद द लिबरलाइजेशन टू इट्स इकोनॉमी लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इट्स यहां पे करते ही ऑप्शन नंबर सी में हमें एरर मिल जाती है, और इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट चॉइस। यहां पे हर को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, ITS वाला इट्स लगेगा, क्योंकि हम यहां पे इंडिया को नॉन लिविंग मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ये कह रहा है इरिगेशन वर्क्स हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज। हमने सीखा था बेटा वर्क्स नहीं यूज होता है ना, ये सीखा था, आपने भी पता हो, आपको भी पता होगा। देखिए जब भी कभी ऐसी बात होगी कि मुझे काम है, उसमें हम कभी भी वर्क्स को नहीं लिख सकते। लेकिन अगर जैसे मान लो आपने पटाखा देखा हो, जो पटाखा होता है उसको अगर आपने देखा हो तो उसपे क्या लिखा होता है, फायर वर्क्स। अब जब भी कोई चीज किसी चीज से रिलेटेड होती है उसको हम वर्क्स कह सकते हैं। ये बात भी हमने सीखी थी कि जैसे यहां पे इरिगेशन से रिलेटेड जितने काम हो सकते हैं, है ना, जैसे सिंचाई करना, पाइप फैलाना और बाकी कनेक्शन लेना, परमिशंस लेना, पैसे देना, ये सब इरिगेशन वर्क्स में आएगा। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम इरिगेशन वर्क्स को सही मान सकते हैं। फिर आगे आ रहा है हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज लाइक इंडिया। इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज कैसे हो जाएगा, एन का मतलब एक एग्रीकल्चरल, अब कंट्रीज लिखा तो ये गड़बड़ हो गया। सो इन दी एग्रीकल्चरल कंट्रीज, अगर हम द लिख दें यहां पे तो यहां पे कंट्रीज लाइक इंडिया को यहां पे फिट कर देगा। सो इरिगेशन वर्क्स हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द एग्रीकल्चर कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सीजंस। तो यहां पे एन को हटाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि द के बाद में ही प्लूरल चीजें पॉसिबल है, एन के साथ में और ए के साथ में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमने जब बात करी थी हमने जब बात करी थी आर्टिकल्स के यूज की, तो हमने बात किया था कि ए और एन को वहीं लगा सकते हैं जहां पे कोई भी चीज वन कंसिडर होती है बेटा, ठीक। चलो, तो ये वाली चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे,
सिंपल सिंपल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं आर्टिकल्स के भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब देखो यहां पे आपके सामने दो आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है बेटा जिसमें 6 सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। S1 रहता है, S6 रहता है, ठीक है, और यहां पे रहता है PQRS, ये 4 सेंटेंसेस रहते हैं। तो S1 और S6 क्या हो जाएगा, फिक्स रहता है, इसको आप छेड़ नहीं सकते हैं। PQRS को क्या करेंगे, इधर उधर शफल करना होता है, जंबल करना होता है। तो S1 और S6 यहां पे फिक्स है, इनको छेड़ नहीं सकते हैं। फिर यहां पे PQRS को आपको शफल करना है, लेकिन ये वाले थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। आपको जो अभी फिलहाल मिला है यहां पे, इसमें आपको एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आपको पढ़ना है ये पूरा सेंटेंस और बताना है कि किस पार्ट को कहां रखें तो इसका मीनिंग बढ़िया निकलेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, उसके पहले पढ़ते हैं इसके डायरेक्शंस। Each of the following items in this section consists of a sentence, parts of which have been jumbled. These parts have been labeled as P, Q, R and S. Given below each sentence are 4 sequences, namely A, B, C and D. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly. Simple सा काम करना था यार। आपको एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स दिए हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ द स्टडी ऑफ, ये 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये कुछ मीनिंग नहीं दे पा रहा है ना। तो भैया मीनिंग नहीं देगा ये, क्योंकि इसको जंबल कर दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, कौन से हिसाब से अरेंजमेंट करें। देखो इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं ABCD में, ये कुछ अरेंजमेंट्स दिए हैं। तो PQRS को हम कैसे अरेंज करें कि इसका मीनिंग बढ़िया निकल जाए और हमको समझ में आने लग जाए, यही काम आपको करना होता है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसको करने से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहां पे अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, अब देखो यहां पे इज कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए ई अगर क्यू से कोई ऑप्शन खत्म हो रहा है तो उसको हम बाहर कर देंगे। फिलहाल यहां पे बुरी किस्मत हमारी, ऑप्शन क्यू कहीं पे खत्म कर ही नहीं गया, तो क्यू से खत्म नहीं हो जाएगा। फॉर्म्स ऑन अर्थ, कोई भी चीज फॉर्म हो रही है कहां पे, अर्थ पे हो रही है। फॉर्म ऑन अर्थ, तो कौन सी चीज फॉर्म हो रही नहीं मालूम है, मतलब आर जो भाई साहब है ये स्टार्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो आर अगर स्टार्टिंग कर रहा है, देखो सी वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो जा रहा है। एक चीज हमने कर दी। द स्टडी ऑफ, अब देखो ऑफ के बाद भी कुछ चाहिए और द स्टडी ऑफ हो सकता है कि यहीं से स्टार्टिंग हो रही हो, तो एस को खत्म नहीं करा सकते हम। तो एस देखो एक जगह खत्म कर रहा है, ये ऑप्शन पहले से ही बाहर है। तो 2 चीजें तो यहां से एक ही चीज को इंडिकेट कर रही थी, RPQS, इन भाई साहब को बाहर निकाल दिया। अब थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं कि क्या हो सकता है ये। देखो अब सेंटेंस शुरुआत कर रहा है एस से, क्यू से और पी से। तो चलो देखते हैं यहां पे कौन सा वाला बढ़िया कनेक्शन करके स्टार्टिंग कर सकता है। पहले एसपी पढ़ते हैं, फिर QS पढ़ेंगे, फिर PS पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो एसपी पढ़ते हैं। एस कह रहा है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, एसपी ठीक हो गया। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ, गलत हो गया, सेंस नहीं बना रहा, ए बाहर। QS पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, फिर आगे आएगा इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अब ये बढ़िया सेंस दे रहा है थोड़ा, इसको रखते हैं। PSQR पढ़ते हैं एक बार, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, सॉरी PSQR, हिस्ट्री ऑफ लाइफ द स्टडी ऑफ, मतलब नहीं निकल रहा, डी यहां से बाहर हो गया। इकलौता आंसर जो सेंसिबली हमें कोई चीज बता पा रहा था वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा और कोई सेंस ही नहीं बना पा रहा। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी के साथ बेटा हम चले जाएंगे। ठीक है, देखो कॉमन सेंस भी चाहिए होता है थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को करने के लिए, और एलिमिनेशन मेथड तो हमेशा से यूजफुल रहा है। तो इन दोनों चीजों को क्लब करने के बाद में आप आसानी से इनको आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। लाइफ इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यूनिक इवेंट इन, ठीक है, कुछ भी आंसर कहीं भी लगा दिया गया है। हम देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू कुछ एलिमिनेट करने का। देखो जरा बात अगर हम यहां पे बात करें द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अ यूनिक इवेंट इन, ये इन कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा और यहां पे एस से कहीं खत्म हो भी नहीं रहा है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ, अब देखो यार अगर मैं बात करूं द ओरिजिन ऑफ के खत्म करने की, तो ओरिजिन ऑफ भी किसी को खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि ऑफ के बाद भी मुझे एक चीज चाहिए होगी। तो यहां पे एक ऑप्शन तो हमने सीधा सीधा यहां से बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास बचता है QP, PS और SQ। चलो एक एक बार इनको पढ़ के देख लेते हैं, देखते हैं कौन सा लॉजिक दे रहा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे QP, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड, ये तो सेंस दे रहा है। PS पढ़ते हैं, लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन, PS भी सेंस दे रहा है। SQ पढ़ते हैं, A unique event in the origin of, ठीक है, life is considered the history of universe। अच्छा चलो एक एक करके पढ़ के बाहर निकालते हैं और देखते हैं कौन सा ज्यादा लॉजिकल सेंस दे रहा है। सबसे पहले पढ़ते हैं QPSR को। देखो द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। अब यहां पे देखो अ यूनिक इवेंट कहां पे होगा,
हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में होगा। ये बात तो कंसिडर हो गई, ये बात तो फिक्स हो गई, अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो एस के साथ में आर चाहिए, ये बात तो फिक्स हो गई भैया, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब एस के साथ में आर देखो यहां पे मिसिंग है और यहां पे एस के साथ में आर मिसिंग है, तो कौन सा बच जाएगा, ए वाला बच जाएगा। देखो बी और डी कहीं ना कहीं से तो चीजें थोड़ी बहुत समझा पा रहे थे, लेकिन अगर हमें एक पेयर मिल गया कि एस के साथ में आर, अ यूनिक इवेंट इन, इवेंट कहां पे होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या बनाएंगे, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ठीक है बात। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सेंस देगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉमन सेंस और रीडिंग हैबिट थोड़ी सी ज्यादा चाहिए थी बेटा, ठीक है। चलिए 23rd देखते हैं। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज, अब देखो पी खत्म नहीं कर पाएगा, यहां पे है भी नहीं, हाउ वी मैनेज, ठीक है। अब एंड कॉम्पिटिटिवनेस, देखो आर शुरुआत भी नहीं करेगा, आर शुरुआत कर रहा है, हां कर रहा है, यहां से इसको तुरंत बाहर निकालो, कर दिया। क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, ठीक है, अब ये भी खत्म कर सकता है। अब फंस गए हम, अब देखते हैं यहां पे एक एक करके फटाफट कौन सा बना रहे हैं। पीक्यू देखते हैं, एसआर देखते हैं, क्यूपी देखते हैं। पहले देखते हैं पीक्यू क्या कह रहा है। तो पीक्यू कह रहा है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अब यहीं पे गलत हो गया, पीक्यू के साथ में क्यू आर गलत हो गया यार। तो क्यू आर जिसमें उसको तुरंत बाहर कर देते हैं। देखो इसमें क्यू आर है, ये बाहर हो गया, और क्यू आर और बाकी किसी में नहीं है। तो चलो एस आर पी क्यू पढ़ते हैं। क्रिटिकल टू स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, एसआर ठीक है। क्रिटिकल टू स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, फिर पी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज। अरे हाउ वी मैनेज व्हाट, इस पे अगर हम खत्म करेंगे तो आगे बताना पड़ेगा कि हमको क्या चीज मैनेज करनी है। तो भैया एसआर पी क्यू सेंस नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल, डी वाला ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास में, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे तभी उस पे जाएंगे। क्यूपीएसआर देखते हैं, हाउ वी मैनेज, क्यू के बाद में हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज, फिर एस इज क्रिटिकल टू स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट चॉइस बन जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। इन सर्विस फर्म्स ऑपरेशन स्ट्रैटेजी फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज जनरली इनसेपरेबल। अब यहां पे किस तरीके से इसको शुरुआत कर सकते हैं। इन सर्विस फर्म्स ऑपरेशन स्ट्रैटेजी फ्रॉम द कॉर्पोरेटिव स्ट्रैटेजी। देखो आर शुरुआत नहीं कर पाएगा, ये बात यहां से हमें फिक्स हो गई है। एस शुरुआत नहीं कर पाएगा, ये बात फिक्स हो गई है। तो एस और आर अगर शुरुआत करें तो इनको हटा देते हैं, है ना। तो एस और आर अगर शुरुआत कर रहे हैं तो इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब बाकी हमारे पास बच गया QPSR और फिर बच गया PSQR। तो चलो QPSR को पढ़ते हैं, फिर PSQR को पढ़ेंगे। QPSR मतलब ऑपरेशन स्ट्रैटेजी इन सर्विस फर्म्स, QP ठीक है, इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ठीक है, इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो एस के साथ में तो आर ही चाहिए, तो फिक्स हो गया भैया, एस के साथ में आर तो फिक्स हो गया। दूसरा ला पढ़ लेते हैं, अब PSQR पढ़ते हैं। पी क्या बोल रहा है, इन सर्विस फर्म्स is generally irrespectable, is generally inseparable, in service firms is generally inseparable। वही मीनिंग दे रहा है, मीनिंग खराब, डी बाहर। क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी QPSR, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इकलौता ऐसा है जिसने थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट या सेंस दिया है। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर बी बेटा। चलिए अगला, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप ये वाले क्वेश्चंस को एकदम फटाफट कर पाओगे बिना ऑप्शंस तक गए भी, है ना। 25वां देखो, आर ट्रैवलिंग, पी कैन नॉट स्टार्ट, पी स्टार्ट नहीं कर सकता, कौन सा पॉइंट बाहर, एक पॉइंट तो यहां से बाहर हो गया। अ रीसेंट सर्वे हैज रिवील्ड, क्या रिवील किया है अभी मालूम नहीं है। तो चलो क्यू से हम खत्म भी नहीं कर सकते, ये बात को भी फिक्स कर लेते हैं। क्यू से खत्म नहीं कर सकते, इस बात को भी फिक्स कर लेते हैं, अभी फिलहाल नहीं कर सकते। रिवील्ड, क्या रिवील किया है ये बात यहां पे नहीं मालूम चल पा रही, तो रिवील के बाद में कुछ होना चाहिए, मतलब क्यू खत्म नहीं करेगा। अब हमारे पास में बच रहा है ऑप्शन नंबर एस और ऑप्शन नंबर क्यू। इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस, इवन कैसे, इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस। अब यहां पे एस शुरुआत कर सकता है या क्यू शुरुआत कर सकता है, चलो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो QS है, SP है, चलिए पढ़ते हैं इसको। QS पहले पढ़ते हैं। अ रीसेंट सर्वे हैज रिवील्ड इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस। अरे हैज रिवील्ड इवन, अभी भैया QS बाहर हो गया, QS यहां से बाहर हो रहा है। SPQR पढ़ते हैं। इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रैवलिंग, इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रैवलिंग, SP हो गया, फिर Q। अ रीसेंट सर्वे हैज रिवील्ड दैट दे आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी, ठीक है, ओके।
A recent survey has revealed that they are worried. Even as more and more Indians are traveling, a recent survey has revealed that they are worried about their safety. ठीक है, तो इकलौता ऑप्शन जो सेंस बना रहा है वो है SPQR। कह रहा है कि इवन अभी बहुत सारे इंडियंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक रीसेंट सर्वे ने ये बताया है कि वो लोग अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न या मतलब परेशान है। ठीक है, तो SPQR के साथ हमें जाना पड़ेगा। यही वाला एक ऑप्शन है जो थोड़ा सा सेंस दे रहा है, बाकी लिखा तो ये बड़ा सा अजीब तरीके से गया है, ऊट पटांग तरीके से लिया गया है, पर कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इस ऐसे वाले सेंटेंसेस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट्स में है। द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन स्टोरीज कैन एक्सरसाइज मोर देन द स्टोरीज बिकॉज दे टेल, है ना। अब देखो बिकॉज दे टेल, एस तो शुरुआत करने के लिए फिलहाल काबिल नहीं लग रहा है, तो इसको यहां से बाहर कर देते हैं। अब देखो बच रहा है हमारे पास में क्यू के 2 पॉइंट्स, QR और QP और RS बच रहा है। तो चलो QR QP देखते हैं, फिर RS देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं QR की। देखो जरा QR क्या बोल रहा है, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज मोर देन द स्टोरीज। स्टोरीज कैन एक्सरसाइज मोर देन द स्टोरीज है, ये तो कोई मतलब नहीं बना पा रहा, तो QR यहां से बाहर। सी देखो, QP देखो, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, QP बढ़िया है। RS को देख लेते हैं जरा सा, मोर देन द स्टोरीज, R के साथ में S, बिकॉज दे टेल, RS यहीं से बाहर हो गया। अब हमें पता चल गया कि C ऑप्शन ही बच रहा है, लेकिन फिर भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं, QPSR, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, फिर S, बिकॉज दे टेल मोर देन स्टोरीज, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज Q हो गया, फिर P हो गया, द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दे टेल मोर देन द स्टोरीज। अच्छा ठीक है, यही वाला एकदम सही लॉजिकल है, इसलिए ऑप्शन नंबर C के साथ ही हमें जाना पड़ेगा। चलिए A, B और D तो हमने बाहर कर दिया था, है ना, A, B और D तो बाहर है, ऑप्शन नंबर C ही बच रहा है बेचारा हमारे पास एक लौता, तो यही हमारा करेक्ट आंसर चॉइस बन जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 इज डन। ठीक है, इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है ये, एज अ रिकॉर्ड ऑफ, अभी किस चीज का रिकॉर्ड है, P शुरुआत नहीं कर सकता, एक ऑप्शन यहीं से बाहर हो गया, P शुरुआत बाहर हो गया। एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, Q शुरुआत नहीं कर पाएगा, D वाला यहां से बाहर हो गया, Q शुरुआत नहीं करेगा, D वाला बाहर हो गया। अब देखो द अचीवमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, अच्छा हिस्ट्री इज कंसिडर्ड, चलो ठीक है। अब यहां पे हमारे पास में बच रहा है SP और फिर बच रहा है RQ, पढ़ लेते हैं कौन सा वाला लॉजिकल है। देखो SP देखो यहां पे, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ, SP ठीक लग रहा है, एज अ रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। RQ है यहां पे, RQ है, ठीक है, A वाला बढ़िया दे रहा है। B देखते हैं, RQ से शुरुआत करते हैं, द अचीवमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, RQ, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ, अरे रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, P खत्म नहीं कर सकता यार, तो P यहां से बाहर हो रहा है। ऑप्शन नंबर A को एक बार वापस पढ़ते हैं और देखेंगे कि क्या चीज करेक्ट आंसर है। SPRQ देखते हैं, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ SP द अचीवमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, परफेक्ट, ऑप्शन नंबर A के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है, कैन बी इन्वेंटेड, can be invented, it appears, has been invented, that, all that। अच्छा ठीक है, अब can be invented, it appears लिखा हुआ है, किस हिसाब से इनको हम कॉन्टेक्स्ट में ले लें, देखो जरा ध्यान से, can be invented, it appears, has been invented, that, all that। तो can be invented क्यों शुरुआत कर रहा है, can मतलब एक वर्ब या मॉडल की बात करो आप, तो ये क्यों लगेगा ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो कैन बी इन्वेंटेड क्यों लग रहा है, P शुरुआत नहीं करेगा, यहां पे है भी नहीं, चलो ठीक है। इट अपीयर्स हो सकता है, ठीक है, इट अपीयर्स, लेकिन क्यों खत्म नहीं कर पाएगा, यहां पे है भी नहीं, इन्होंने ऑप्शन बड़े कठिन बनाए हैं, कोशिश अपनी अच्छी करिए। हैज बीन इन्वेंटेड, क्या चीज इन्वेंट हो रही है नहीं मालूम है अभी, C वाले को हम बाहर कर सकते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर C को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि R शुरुआत नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है, हैज बीन इन्वेंटेड की बात कर रहा है, क्या इन्वेंट हुआ है नहीं मालूम, R शुरुआत नहीं करेगा। दैट ऑल दैट, अच्छा चलो ये तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा कि दैट ऑल दैट को कहां लगाना है। चलिए QS, QR और SP पढ़ते हैं। QS पढ़ते हैं पहले, इट अपीयर्स दैट ऑल दैट, ठीक है, QS के साथ में ठीक लग रहा है, QS यहां पे सही है। ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड, ओ बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन A तो बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि जो भी चीजें इन्वेंट हो सकती थी वो सब इन्वेंट हो चुकी हैं, एकदम सही मीनिंग दे रहा है ऑप्शन A। पर चलो A को सस्पेक्ट में रख के ऑप्शन B पढ़ते हैं, QR पढ़ के देखते हैं। इट अपीयर्स हैज बीन,
क्यू आर कोई सेंस नहीं, बी ऑप्शन बाहर। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, एसपी। देखो, दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड, दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड इट अपीयर्स हैज बीन इन्वेंटेड। क्यू आर तो बिल्कुल गड़बड़ है, क्यू आर एकदम साथ में नहीं आ सकते हैं, तो कौन सा बच रहा है बेटा, ए वाला। क्या बन जाएगा, इट अपीयर्स दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड। ऐसा लगता है कि जो भी चीज इन्वेंट हो सकती थी वो सब इन्वेंट हो चुकी हैं, और सिंपली ये चीज ऐसे खत्म कर देगा। तो चलो यहां पे बात करते हैं 28 को सम अप करने की। 28 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बेटा। During the last century, Indian social, political and cultural life as a testimony of Indian cinema stands। अच्छा ठीक है, एज अ टेस्टिमनी ऑफ, देखो आर बेटा खत्म नहीं कर पाएगा, ये बात तो फिक्स हो गई। आर खत्म कर रहा है कहीं पे, बिल्कुल ए ऑप्शन में खत्म कर रहा है, तो ए ऑप्शन को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ऑफ से तो हम सेंटेंस को खत्म कर नहीं सकते हैं, तो यहां पे ए ऑप्शन भैया बाहर निकल गया है। बाकी इंडियन सिनेमा स्टैंड्स, अब एस भी खत्म नहीं कर पाएगा, ये बात भी हमको मालूम चल जा रही है। एस भी खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडियन सिनेमा स्टैंड्स वेयर, कहां पे सिनेमा स्टैंड कर रहा है या फिर किस चीज को स्टैंड करा रहा है, ये सब कुछ नहीं मालूम है। तो एस वाले को हम निकालेंगे बाहर, जिससे आर पी एस पी यहां पे बच रहा है। एक ऑप्शन और भैया यहां से एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं दो ऑप्शंस, बी बचता है और डी बचता है। अब क्या है, क्यू आर बच रहा है हमारे पास में और एस आर बच रहा है। एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा वाला सही मीनिंग निकाल रहा है। देखो क्यू आर क्या कह रहा है, इंडियन सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ एज अ टेस्टिमनी ऑफ, क्यू आर है यहां पे, ठीक है, एज अ टेस्टिमनी ऑफ लाइफ। फिर एस देखते हैं, इंडियन सिनेमा स्टैंड्स ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। अब ये कोई खास मीनिंग निकाल नहीं पाया यार, तो बी वाले को क्यू आर एस पी को हटाते हैं, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। एस आर क्यू पी ही एक लास्ट उम्मीद बच रही है, बट फिर भी इसको पढ़ के देखते हैं। एस आर क्यू पी देखो, इंडियन सिनेमा स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी ऑफ, अब ये थोड़ा सा मीनिंग दिखा रहा है, एस आर यहां पे मीनिंग दिखाने लगा, एज अ टेस्टिमनी ऑफ। फिर यहां पे क्यू है, इंडियन सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट चॉइस, जिसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में लास्ट क्वेश्चन है इसका। उसके बाद में क्वेश्चन टाइप चेंज हो जाएगा। 30th, ऑफ ऑल सर्चेज ऑफ फॉर नॉलेज शुड बी द बिगिनिंग। क्या चीज बिगिनिंग हो रही है, नहीं मालूम, क्यों शुरुआत नहीं कर पाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहीं से पटाख से बाहर। अगला देखो, एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। देखो एन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ शुरुआत नहीं करेगा, ये थोड़ा सा अजीब माना जाएगा, तो एस शुरुआत नहीं कर रहा है, एक ऑप्शन यहां से पट्ट से बाहर। कौन सा वाला, बी वाला भी बाहर। बच क्या रहा है, आर क्यू और आर एस बच रहे हैं। आर क्यू और आर एस, आर एस से कुछ याद आ रहा है, रॉयल स्टैग, चलो ठीक है, आर क्यू की बात करते हैं। आर क्या बोल रहा है, एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ, उसके बाद में आर के साथ में क्यू है, एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ शुड बी द बिगिनिंग, ठीक है, ऑफ ऑल सर्चेस फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा यहां पे मीनिंग दे रहा है ये। चलो सी को पढ़ते हैं, आर एस पढ़ते हैं एक बार, एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ, फिर एस बोल रहा है एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है, इनटू ट्रुथ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। फिर यहां पे बोल रहा है पी, ऑफ ऑल सर्चेस नॉलेज शुड बी द बिगिनिंग। अरे किस चीज की बिगिनिंग, क्यों किस चीज की बिगिनिंग करेगा भाई, तो यहां पे सी वाला बाहर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बचता है करेक्ट चॉइस एंड द ओनली ऑप्शन दैट गिव्स सेंस बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस, और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से रखिएगा, इनको साथ में प्रैक्टिस करते चला करिए। जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।